और दोस्तों मैं अंशुमान शुक्ला स्वागत करता हूं आपका तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पर। दोस्तों जैसा कि हम लोग लेसन पढ़ रहे हैं रासायनिक कार्बन तथा आणविक संरचना, जिसमें हमने आपके पिछले लेक्चर कवर कर दिए हैं। और दोस्तों आज का हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4.5। दोस्तों हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कशन किया हुआ था कि रासायनिक कार्बन कितने प्रकार के होते हैं। तो वहां पर हमने आपको बताया था कि रासायनिक कार्बन 3 प्रकार के होते हैं। पहला प्रकार कौन सा बताया था? वैद्युत संयोजी बंध। दूसरा प्रकार कौन सा था? सहसंयोजी बंध। और तीसरा प्रकार कौन सा था? उपसह संयोजी बंध। अब दोस्तों हमने वैद्युत संयोजी बंध क्या होते हैं इसका डिस्कशन अपने पिछले लेक्चर्स में कर लिया है। सहसंयोजी बंध क्या होते हैं इसका भी डिस्कशन कर लिया है। और दोस्तों बचा कौन सा बंध है हमारा? उपसह संयोजी बंध। क्या होते हैं उपसह संयोजी बंध? दोस्तों इसको बोलते हैं इंग्लिश में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी उपसह संयोजी बंध होता क्या है। अब दोस्तों जिन यौगिकों में उपसह संयोजी बंध बनता है उन्हीं यौगिकों को हम क्या कहेंगे? उपसह संयोजी यौगिक कहेंगे, यानी उनको क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेट कंपाउंड बोलेंगे। अब बात करते हैं सर उपसह संयोजी बंध जो होते हैं वो क्या होते हैं। हमने बताया भी था वैद्युत संयोजी बंध क्या होते थे कि इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसको वैद्युत संयोजी बंध कहते थे। सहसंयोजी बंध क्या होता है? सर इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बंध बनते हैं उनको हम क्या कहते थे? सहसंयोजी बंध कहते थे। और दोस्तों हमने वहां पर आपको यह बताया था अगर इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी हो रही है, ध्यान से सुनिएगा, हमने बोला है इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी मतलब इलेक्ट्रॉन का जो जोड़ा होगा, अगर इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े की अगर साझेदारी हो रही है तो वहां पर कौन सा बॉन्ड बनेगा या कौन सा बंध बनेगा? उपसह संयोजी बंध बनेगा। अब दोस्तों उपसह संयोजी बंध को कैसे प्रदर्शित करते हैं उसको भी हमने दिखाया हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है। लिखा हुआ है दोस्तों वह बंध यानी ऐसा बंध जो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनता है क्या कहलाएगा? उपसह संयोजी बंध कहलाएगा। जैसा हमने बताया किसकी साझेदारी से बनेगा? इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी से बनता है। अब दोस्तों बात करते हैं सर इस बंध को कैसे प्रदर्शित करेंगे? एक तीर के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों ये क्या बना हुआ है? ये एक एरो बना हुआ है। तीर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एरो बोलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे सर एरो के अपोजिट साइड में क्या होगा और फ्रंट साइड में किसको रखा जाएगा। आइए दोस्तों देखते हैं। हमने यहां पर बोला कि इलेक्ट्रॉन युग्मों की साझेदारी हो रही है। जब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, साझा का मतलब क्या होता है कि कोई इलेक्ट्रॉन देगा, ठीक है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन युग्म देगा तो कोई इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा भी। और उपसह संयोजी बंध को हम एक एरो के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं सर यहां पर क्या रखा जाएगा और इस साइड पे क्या रखा जाएगा। दोस्तों यहां पर जो होता है वो क्या होता है? दाता परमाणु। यानी जब आप तीर बनाते हैं तो तीर का जो अपोजिट साइड होता है, यानी जो इसको पुच्छ होती है, पुच्छ बोलते हैं इसको, पुच्छ क्या होती है? दाता परमाणु की तरफ होती है। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं? तीर का ये शीर्ष है। और शीर्ष जो होता है वो ग्राही परमाणु की तरफ होता है। किसकी तरफ होता है? ग्राही परमाणु की तरफ। यानी जब इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी होगी, जैसे हमने बोला कि कोई तत्व M है, सपोज कर लीजिए कोई तत्व M है, उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं। चलिए हमने कुछ इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। अब हमने बोला ये N से संयोग करना चाहता है। जब N से संयोग करेगा तो ये क्या करेगा? पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या करेगा? साझा करेगा। जब साझा करेगा तो इसका मतलब कौन इलेक्ट्रॉन युग्म साझा हो रहा है और किसका हो रहा है? तो आप कहेंगे सर M का हो रहा है। जब M का इलेक्ट्रॉन युग्म साझा हो रहा है तो इसका मतलब M इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन युग्म लेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या होते हैं? दाता परमाणु होते हैं और यहाँ पर क्या होता है? ग्राही परमाणु होता है। दोस्तों ये तो ओवरव्यू हो गया। अब दोस्तों दाता परमाणु को क्या बोलते हैं? दाता परमाणु का भी एक नाम हम रखते हैं और ग्राही परमाणु का भी एक नाम होता है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा दाता जो होता है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है लोइस क्षारक। क्या कहलाता है? लोइस क्षारक कहलाता है। और जो इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है वो क्या कहलाता है? लोइस अम्ल कहलाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रॉन युग्म को देना है ना कि खाली इलेक्ट्रॉन को। अगर खाली इलेक्ट्रॉन साझा हो रहा है तो सहसंयोजी बंध बनेगा, और अगर पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म साझा हो रहा है तो वहां पर क्या बनेगा? वहां पर उपसह संयोजी बंध बनेगा। अगर उपसह संयोजी बंध बनेगा इसका मतलब आप इसको कैसे प्रदर्शित करेंगे? तीर के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। अब बात करते हैं सर तीर के इस साइड में
में क्या होता है और इस साइड में क्या होता है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, दाता परमाणु होते हैं और उधर क्या होता है, ग्राही परमाणु। अब दाता परमाणु को क्या कहते हैं, लुईस क्षारक कहते हैं। क्या कहते हैं, लुईस बेस। इसको क्षारक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, जो ग्राही होते हैं उनको क्या बोलते हैं, लुईस एसिड बोलते हैं। ठीक है, या आप क्या कह सकते हैं, लुईस अम्ल। अब दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि सिंपल सी बात है, इसको एक एग्जांपल के मार्फत समझेंगे या एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि इसको कैसे हम करेंगे। सपोज करते हैं कि एग्जांपल ले लिया हमने, क्या लिया, ओजोन। ओजोन में कैसा बंध बनेगा, उपसह संयोजी बंध बनेगा। O3 को क्या बोलते हैं, ओजोन बोलते हैं। अब दोस्तों बात करेंगे इसको कैसे हम बनाएंगे। तो कोई भी बॉन्ड बनाने के लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए। चलिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। तो इसका कितना बनेगा, 2,6 बनेगा। सिंपल सी बात है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो क्या बनेगा, 2,6 बनेगा। कितने ऑक्सीजन है, तो आप कहेंगे सर 3 ऑक्सीजन है। चलिए हमने 3 ऑक्सीजन बना लिए, एक ऑक्सीजन यहाँ बनाया, दूसरा ऑक्सीजन यहाँ बना लिया और तीसरा ऑक्सीजन यहाँ बना लिया, नो प्रॉब्लम। कितने, एक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, बाह्य कोश के इलेक्ट्रॉन रखे जाते हैं। एक ऑक्सीजन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका आंसर क्या होगा सर, 6 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 6 इलेक्ट्रॉन्स को रखते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कैसा बनेगा। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, तीसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ रखा। अब 5वां इलेक्ट्रॉन कहाँ रख देते हैं, 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रख देते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं छठा इलेक्ट्रॉन कहाँ रखा जाएगा। चलिए एक समय के लिए हम छठा इलेक्ट्रॉन यहाँ रख देते हैं। सभी ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन बनाइए। एक इलेक्ट्रॉन, थोड़ा सा इसको और अच्छे से बना लेते हैं। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन और एक 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस वाले ऑक्सीजन की भी अगर हम बात करें तो इसके पास भी कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों हमने सभी ऑक्सीजन के पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए, 6 इलेक्ट्रॉन्स बना लिए। अब दोस्तों दिमाग लगाते हैं कि इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा। सिंपल सी बात है, इस ऑक्सीजन को भी 8 इलेक्ट्रॉन बनाने हैं। इसका मतलब इसके पास कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जब 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो बॉन्ड बनाएंगे। चलिए इसको थोड़ा और यहाँ वाले ऑक्सीजन को भी देखते हैं। तो इसके पास भी 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो क्या इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे यस सर, देखिए क्या इस वाले ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है तो 6 इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ के बजाय हमने क्या कर दिया, यहाँ पर कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि हम क्या करेंगे, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बना लेगा। इसका मतलब यहाँ पर क्या बन जाएंगे, बॉन्ड बन जाएंगे। ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इस इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना लेगा। अब दोस्तों इस ऑक्सीजन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन हो गए और इस वाले ऑक्सीजन के पास भी कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। कैसे हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इस ऑक्सीजन की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। इन दोनों ऑक्सीजन के पास क्या हुए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। लेकिन पॉइंट क्या आया सर, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको भी कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन इसको कहां से मिलेंगे, तो आप कहेंगे सर इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए, इसने भी 8 इलेक्ट्रॉन बना लिए। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है और ये क्या करेगा, कहेगा आप ऐसा करो, ये हमारे साथ क्या कर लो, साझा कर लो। यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, इनसे साझा करेगा। जब इनसे साझा करेगा और जब साझा करता है तो हमने क्या बताया, कौन सा ऑक्सीजन साझा कर रहा है, यही वाला ऑक्सीजन साझा कर रहा है। इसका मतलब ये वाला क्या हुआ परमाणु, ये परमाणु हुआ दाता और ले कौन रहा है, ये वाला परमाणु ऑक्सीजन का ले रहा है, यानी ये हुआ दाता, ये हुआ ग्राही। अगर दाता को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस क्या कहते हैं, लुईस बेस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, लुईस एसिड कहते हैं। तो सिंपल सी बात है, इसको दिखाएंगे कैसे, तो इसको हम कैसे दिखा सकते हैं, ओ एक बॉन्ड ये बना हुआ है, एक बॉन्ड ये बना हुआ है, यानी 2 ऑक्सीजन के बीच में क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा। हमने क्या बताया था, डबल बॉन्ड कब बनता है, जब 2 इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म से क्या बनता है, डबल बॉन्ड बनता है। अब ये क्या हुआ, ये सहसंयोजी बंध बना। अब ये वाला ऑक्सीजन क्या कर रहा है, इस तीसरे वाले ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, साझा करा रहा है। और किसका साझा करा रहा है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कराया है कि नहीं कराया। देखिए पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म क्या कर रहा है, इससे
साझा कर रहा है। जब पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन युग्म साझा करता है तो उसको कैसे प्रदर्शित करते हैं, एरो के माध्यम से। और यही एरो क्या दिखाता है, इनके बीच में कैसा बंध बन रहा है, उपसहसंयोजी बंध बन रहा है। अब दोस्तों इसने दिया है, इसका मतलब ये दाता हो गया, इसका मतलब ये क्या हो गया, ग्राही हो गया। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ओजोन में उपसहसंयोजी बंध कैसे बनेगा यह आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ और देखते हैं हमारा अगला एग्जांपल क्या होगा। दोस्तों आप किस में बात करेंगे, हम देखने वाले हैं NH3 और BF3 में कैसा बॉन्ड बनेगा। सो दोस्तों पहले बनाते हैं NH3 के लिए सॉल्यूशन यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे पहले हमको क्या पता है, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 15 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो 2, 8, 5 कुछ यही तो बनेगा। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे कितना बनेगा, 1 बनेगा। अगर हम बात करें बोरॉन की तो बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनेगा, 2,3 बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 5 होता है। फ्लोरीन की अगर बात करेंगे तो फ्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 9 और जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,7 बनेगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 9 है। चलिए पहले हम किसको बनाते हैं, NH3 को बनाते हैं। सो दोस्तों हमने बोला यहाँ पर हमने क्या लिखा, N लिखा। N के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका आंसर क्या होगा सर, 5 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 5 इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन। बना लिया 5 इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं N किसके साथ जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, एक हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन को 8 इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो आप कहेंगे सर इसके बाह्य कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है, इसको अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसके बाह्य कोश में क्या हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और वो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से इसको मिल रहे हैं, हाइड्रोजन से ही तो मिल रहे हैं। इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां अटैच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा और एक हाइड्रोजन यहां पर जुड़ जाएगा। इस वाला हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन, इस वाले हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन। अब ये क्या करेंगे, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे। चलिए हमने बॉन्ड बना दिया, नो प्रॉब्लम। अब हम बात करते हैं सर ये वाला अभी भी इलेक्ट्रॉन युग्म क्या है, खाली है कि नहीं है। चलिए बोरॉन की बात कर लेते हैं, B। बोरॉन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, आपका आंसर क्या होगा सर, 3 इलेक्ट्रॉन है। चलिए 3 इलेक्ट्रॉन बना लेते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन बनाया, 3 इलेक्ट्रॉन बना लिया, नो प्रॉब्लम। बोरॉन किसके साथ जुड़ा हुआ है, फ्लोरीन के साथ। कितने फ्लोरीन के साथ, 3 फ्लोरीन के साथ। इसका मतलब एक फ्लोरीन यहां जोड़े, एक यहां जोड़ दे, एक यहां जोड़ दे, ठीक है। और फ्लोरीन के बाह्य कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। चलिए बनाते हैं, एक फ्लोरीन यहां लिखा तो बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन कैसे बनाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। बना लिया कि नहीं बना लिया, बिल्कुल। अब इसकी बात करें तो यहां पर भी फ्लोरीन जुड़ेगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। दोस्तों जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फटाफट से चीजें बना ले जाएंगे। अब बात करते हैं, यहां पर भी एक फ्लोरीन जुड़ेगा, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और एक 7 इलेक्ट्रॉन। अब दोस्तों जरा ध्यान दीजिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये वाला इससे बॉन्ड बनाएगा और ये वाला इससे बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा, क्योंकि बोरॉन क्या सोच रहा है कि हमारे बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। चलिए गिनिए जरा, क्या बोरॉन के बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है, तो आप क्या गिन रहे हैं यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। सर बोरॉन के बाह्य कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसको अभी कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा सर, अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका काम चल जाएगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसको 2 इलेक्ट्रॉन कैसे मिलेंगे। अब दोस्तों ये वाला हाइड्रोजन क्या हम ऊपर दिखा सकते हैं, तो आप कहेंगे ये सर चलिए हम ऊपर दिखा लेते हैं। इस वाला हाइड्रोजन से यहाँ क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन जोड़ दिया, ये इसने बॉन्ड बना लिया। इसका मतलब इस वाले नाइट्रोजन के यहाँ पर क्या हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन ऊपर थे वो हमने नीचे बना दिए, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर बात करिए, क्या ये नाइट्रोजन क्या कर सकता है, इस बोरॉन से साझा कर सकता है कि नहीं, क्योंकि इसके पास तो क्या हो गए इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये क्या करेगा, ये बोरॉन के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, साझा करेगा। कौन साझा कर रहा है, नाइट्रोजन कर रहा है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, जो तीर की जो पुच्छ होगी वो कहाँ होगी, नाइट्रोजन की तरफ, और जो ग्रहण करेगा वो कौन ग्रहण कर रहा है, बोरॉन ग्रहण कर रहा है कि नहीं।
हर फ्लोरीन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, जरा गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8। इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 8 इलेक्ट्रॉन। अब बोरॉन को गिनिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बोरॉन के भी हुए और ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हुए, नाइट्रोजन के भी हुए। यानी नाइट्रोजन ने पूरी तरीके से इलेक्ट्रॉन दिया नहीं है, बल्कि क्या किया, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा कर लिया है। सो जब इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा किया तो NH3 का भी काम चल गया और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का भी काम चल गया। और दोस्तों इसको हम दिखाएंगे कैसे, तो हम क्या दिखा सकते हैं सर, N सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H, यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड H। ये उपसा संयोजी बंध बनाया किसके साथ, BF3 के साथ बना लिया। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर कैसा बंध बना हुआ है, उपसा संयोजी बंध बना हुआ। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वाला एग्जांपल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं कि उपसा संयोजी बंध और हम कैसे बनाएंगे। सो दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा है, ट्राई मेथिल एमीन। क्या लिखा गया है, ट्राई मेथिल एमीन और ऑक्सीजन परमाणु। हमको क्या बनाना है, ट्राई मेथिल एमीन और ऑक्सीजन के बीच में ये देखना है कि कैसे इनके बीच में उपसा संयोजी बंध बनेगा। सो ऑक्सीजन के परमाणु के बारे में तो सबको पता है कि ऑक्सीजन का क्या बनाएंगे, O बनाएंगे। एक ऑक्सीजन है, एक ही ऑक्सीजन यहाँ पर है, तो उसके परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे तो क्या बनेगा, 2,6। इसका मतलब ऑक्सीजन के बायकोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, 2 इलेक्ट्रॉन उसको चाहिए। अब हम बात करते हैं सर ट्राई मेथिल एमीन का मतलब क्या हुआ। सर हमने कई बार बताया हुआ है आपको, मोनो को क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। डाई को क्या बोलते हैं, 2 बोलते हैं। ट्राई को क्या बोलते हैं, 3 बोलते हैं। टेट्रा को क्या बोलते हैं, 4 बोलते हैं। पेंटा को क्या बोलते हैं, 5 बोलते हैं। ये सारी चीजें हम कहाँ डिस्कस करेंगे, जब IUPAC पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम इन सब चीजों को पढ़ेंगे। सो दोस्तों ध्यान रखिएगा, ट्राई का मतलब क्या होता है, 3। यानी यहां पर ट्राई का मतलब क्या हुआ, 3 हुआ। अब कितने 3, क्या 3, तो इसमें आगे क्या लिखा हुआ, ट्राई मेथिल। और मेथिल का मतलब क्या हुआ, अगर हम बात करें सर मेथेन की, सिंपल सी बात है, कुछ चीजें यहाँ पर हम डायरेक्ट आपको बता रहे हैं, बाकी जब IUPAC पढ़ेंगे तो वहां पर भी चीजें आसानी से क्लियर हो जाएंगी। तो पहले इसको हटा लेते हैं। सो दोस्तों हाई स्कूल में भी आपने नाम सुना होगा, बोलते हैं मेथेन। क्या बोलते हैं, मेथेन। और मेथेन का फॉर्मूला हाई स्कूल में आपको बताया गया होगा, क्या होता है, CH4। यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है कि नहीं बनाता है, क्यों बनाएगा, चलिए सर देखते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 यानी 2,4। अब हाइड्रोजन की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी इसका बाह्य में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 1। एक कार्बन है, एक कार्बन बना लिया, नो प्रॉब्लम। बाह्य में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन बना लिए। कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 4 हाइड्रोजन। इसका मतलब 4 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ बनाया, दूसरा यहाँ बनाया, तीसरा यहाँ बनाया, चौथा यहाँ बनाया। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, नो प्रॉब्लम। ये वाला इलेक्ट्रॉन इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बनाएगा। अब दोस्तों इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं, C सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड H। इसीलिए तो बोलते हैं कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, 4। यानी संयोजन करने की क्षमता, एक कार्बन कितने लोगों को जोड़ता है, 4 लोगों को जोड़ता है। यानी एक कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा। 4 से ज्यादा बॉन्ड कार्बन नहीं बनाता है, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों ये फॉर्मूला किसका है, ये है मेथेन का। हमको चाहिए क्या, मेथिल। मेथिल का मतलब होता है इल जब लगता है जब आप एक हाइड्रोजन हटा देते हैं। जब भी आप कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाते हैं, ये भी सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, तो वहां पर क्या लग जाएगा, इल लग जाएगा। इसका मतलब मेथिल जो होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा, एक हाइड्रोजन हटने के बाद क्या बचेगा, हाइड्रोजन 3 ही तो होंगे। यानी यहां पर हमको क्या देखना है, CH3 देखना है। अब दोस्तों बात करते हैं सर एमीन कैसे बनेगा। एमीन का मतलब क्या होता है, इसको हटाते हैं। अब सर बात करते हैं एमीन के लिए। एमीन कैसे बनेगा सर, एमीन बनता है अमोनिया से। इसका मतलब क्या करेंगे, ये 3 के तीनों हाइड्रोजन हट जाएंगे और कितने मिथिल हैं, 3 मिथिल हैं। और ये तीनों मिथिल किसके साथ लग जाएंगे, नाइट्रोजन के साथ। सिंपल सी बात है, अगर हमने बोला NH3 तो यहां पर क्या लिखा, NH कितने लगे हैं, 3 लगे हैं कि नहीं लिखे हैं,
ठीक है, अमोनिया के साथ बनता है और इसका स्ट्रक्चर बनवाया था। और यहाँ पर क्या आ जाता है, 2 इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं। अब हमने क्या बोला, कितने मेथिल लगने हैं, 3 मेथिल लगने हैं। इसका मतलब ये हाइड्रोजन हटा दीजिए, ये सारे के सारे मेथिल कहाँ लग जाएंगे, यहाँ पर लग जाएंगे। हमने लगा दिया, यही क्या है, यही है दोस्तों ट्राई मेथिल एमीन। ये किसका फॉर्मूला है, ट्राई मेथिल एमीन। ये 3 मेथिल हैं, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ट्राई मेथिल। और किसके साथ लगा हुआ, अमोनिया, यानी इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एमीन बोलते हैं। सो ये हो गया ट्राई मेथिल एमीन। अब दोस्तों कंफ्यूजन होगा कि सर ये 2 इलेक्ट्रॉन आप कहाँ से ले आए। सिंपल सी बात है, जब आप NH3 का बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे, NH3 का यही तो बनाएंगे, N का मतलब 15, 2, 8, 5। सिंपल सी बात है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1, 1 नाइट्रोजन लिया, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। कितने हाइड्रोजन जोड़ने हैं हमको, 3 हाइड्रोजन जोड़ने हैं। सिंपल सी बात है, 3 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा, 1 यहाँ जुड़ेगा, 1 यहाँ जुड़ेगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा, ये इससे बनाएगा, ये इससे बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये क्या बना सर, N सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर H, यहाँ पर H, यहाँ पर H, और यहाँ पर क्या बने, N के पास 2 इलेक्ट्रॉन हुए कि नहीं हुए। आप उसको ऐसे बनाइए, या आप क्या कर सकते हैं सर, ऊपर 1 हाइड्रोजन बना दीजिए और यहाँ पर क्या दिखा सकते हैं, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स को दिखा सकते हैं। सो दोस्तों हमने इस तरीके से दिखा दिया। और ट्राई मेथिल एमीन का फॉर्मूला कैसे बताया कि CH3 जोड़ दीजिए। CH3 कहाँ से आया, ये भी हमने आपको दिखा दिया। अब इस किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो 1 ऑक्सीजन ले लिया, ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 8 होता है। जब 8 परमाणु क्रमांक होता है तो इसका मतलब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएंगे 2,6। इसका मतलब इसके बाइकोस में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, 6 है। 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन। ये क्या कहेगा, आप हमसे ये 2 इलेक्ट्रॉन साझा कर लीजिए। जब ये साझा करेगा तो इसका मतलब ये इसके साथ क्या बनाएगा, उपसा संयोजी बंध बनाएगा। अब दोस्तों इसको कैसे दिखाएंगे, तो पहले इसको हटा लेते हैं। तो ट्राई मेथिल एमीन का फॉर्मूला, 1 CH3 यहाँ लगेगा, 1 CH3 यहाँ लगेगा, 1 CH3 यहाँ पर लगेगा, नो प्रॉब्लम। ये उपसा संयोजी बंध बनाएगा। किसके साथ बना रहा है, ऑक्सीजन के साथ बनाएगा कि नहीं बनाएगा। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से ये ट्राई मेथिल एमीन किसके साथ उपसा संयोजी बंध बनाएगा, ऑक्सीजन परमाणु के साथ उपसा संयोजी बंध बनाएगा। अब दोस्तों इसको हटाते हैं और देखते हैं हमारा अगला टॉपिक क्या होगा। सो दोस्तों जैसा कि हमने ये देखा कि उपसा संयोजी बंध कैसे बनेंगे, इसके बाद ये देखते हैं कि उपसा संयोजी यौगिक जो बनते हैं उनके सामान्य लक्षण क्या होते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं उपसा संयोजी यौगिकों के सामान्य लक्षण। सो दोस्तों यहाँ पर हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे, ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, उनमें से कुछ और चीजें भी आपको इंपॉर्टेंट नोट्स में मिल जाएंगी। वो दोस्तों नोट्स आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक दिया हुआ है, लिंक पर जाएंगे, क्लिक करेंगे, PDF को डाउनलोड करेंगे और क्या करेंगे, अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते रहेंगे। सो दोस्तों बढ़ते हैं आगे की तरफ, देखते हैं ये पॉइंट्स हमारे क्या कह रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है, उपसा संयोजी बंध परमाणुओं के मध्य बनता है। किनके मध्य बनता है, ध्यान रखिएगा, परमाणुओं के मध्य। और सहसंयोजी बंध में हमने क्या बताया था, ये किसके मध्य बनते थे, जो सहसंयोजी बंध होते थे वो अणुओं के मध्य बनते थे। दोस्तों छोटी छोटी चीजें होती हैं, ध्यान रखने वाली होती हैं। सो उपसा संयोजी बंध जो होते हैं वो किसके मध्य बनते हैं, परमाणुओं के मध्य बनते हैं। चलिए ये तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, इन यौगिकों के जो गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो सहसंयोजी यौगिकों से ऊंचे होते हैं तथा वैद्युत संयोजी यौगिकों से नीचे होते हैं। यानी जो वैद्युत संयोजी यौगिक होते थे उसमें हमने क्या बताया था, इनके गलनांक और क्वथनांक क्या होते थे, उच्च होते थे। और सहसंयोजी यौगिकों में हमने क्या बताया, सहसंयोजी यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिकों के ऊंचे होते हैं और सहसंयोजी यौगिकों के नीचे होते हैं। अब जो उपसा संयोजी यौगिक होते हैं उनके गलनांक और क्वथनांक जो होते हैं वो सहसंयोजी यौगिकों से कैसे होते हैं, ऊंचे होते हैं, परंतु वैद्युत संयोजी यौगिकों से कम होते हैं। ध्यान रखिएगा, वैद्युत संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सबसे ऊंचा होता है, सहसंयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक सबसे कम होता है, और उपसा संयोजी यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक क्या होता है, वैद्युत संयोजी और सहसंयोजी के बीच में होता है। इसका मतलब सहसंयोजी से तो ऊंचा होगा लेकिन वैद्युत संयोजी से कम होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि यह यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। क्या लिखा हुआ है, यह यौगिक जो होते हैं, कौन से यौगिक, उपसा संयोजी यौगिक अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं।
और वैद्युत संयोजी यौगिकों में हमने क्या बताया था, वो जल में विलेय थे, ठीक है। और सहसंयोजी यौगिकों में हमने यह बताया था कि ये ध्रुवीय और अध्रुवीय दोनों में विलेय होते हैं, लेकिन उपसहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अब ये अध्रुवीय विलायक क्या है, जब जैसे जैसे लेक्चर आगे बढ़ेगा वैसे वैसे सारी चीजें आपको क्लियर होती रहेंगी। सो दोस्तों यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी मेंशन करी गई हैं जो हम आगे एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर चीजें बहुत ही आसानी से बता देना, वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, बल्कि इसकी जब हम डीप नॉलेज लेंगे तो चीजें हम आसानी से क्लियर कर सकते हैं। सो दोस्तों हमने क्या देखा, यह यौगिक कैसे विलायक में विलेय होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में विलेय होते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और दाता क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही होता है और दाता होता है, यानी एक देने वाला होता है और एक लेने वाला होता है। चलिए देखते हैं ग्राही और दाता में क्या होता है। लिखा है इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और इलेक्ट्रॉन युग्मदाता के संयोग से बना जो पदार्थ होता है वही क्या कहलाता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। यानी इलेक्ट्रॉन युग्मग्राही और दाता के मध्य जो पदार्थ बनता है वही क्या होता है, उपसहसंयोजी यौगिक कहलाता है। जैसे हमने NH3 और BF3 में बनाया था, अब ये पूरा का पूरा क्या हुआ, यौगिक हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी यौगिक को हम क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक कहते हैं। और इसके भी कई नाम होते हैं, इसको हम उपसहसंयोजन यौगिक भी कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम संकर यौगिक भी कहते हैं और इसको हम संकर आयन भी कहते हैं। यानी इसके यहाँ पर हमने कई नाम बताए हैं और ये सारे के सारे नाम दोस्तों हम कहाँ एक्सप्लेन करेंगे, ये सब जब हम पढ़ेंगे कहाँ पर, इंटर में जाएंगे और इंटर में पढ़ेंगे उपसहसंयोजी यौगिक। एक पूरा का पूरा लेसन वहां पर दिया गया है और उस लेसन में ही हमको ये पढ़ना है कि संकर आयन क्या होते हैं, संकर यौगिक क्या होते हैं और इस तरीके से उपसहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं। ये सारी चीजें दोस्तों हम कहाँ पढ़ेंगे, इंटर में पढ़ेंगे। सो दोस्तों लेकिन फिर भी आप ध्यान रखिएगा, इसको क्या कहते हैं, उपसहसंयोजी यौगिक को उपसहसंयोजन यौगिक, संकर यौगिक या संकर आयन कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है इन यौगिकों की कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। साफ साफ दिया है कि इन यौगिकों की कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, बल्कि सहसंयोजी यौगिकों की आकृति क्या होती थी, होती थी। अब सहसंयोजी यौगिकों की आकृति क्या होगी और कैसे होगी, ये भी सारी चीजें एक्सप्लेन होंगी। टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, धीरे धीरे लेक्चर्स को पढ़ेंगे और सारी चीजें आसानी से कवर करते रहेंगे। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि ये 30 से 40 मिनट की क्लास होती है, इसके ऊपर हम लोग क्लासेस नहीं लेते हैं। बहुत ही रेयर केस में क्लासेस हो जाती हैं जो शायद 40 मिनट के ऊपर चली जाती हैं, लेकिन इन 40 मिनट में आप फुल फोकस के साथ आप पढ़ाई करेंगे तो पर डे 40-40 मिनट के लगभग क्लासेस मिलती हैं। आप उनको पढ़ते रहिए और अपने नॉलेज को इंक्रीज करते रहिए। पढ़ाने के लिए एक लेसन एक दिन में खत्म किया जा सकता है, नो प्रॉब्लम। 5 घंटे की वीडियो बनाएंगे, पूरा लेसन खत्म, ठीक है। तो वहां पर क्या होगा, वो 5 घंटे की वीडियो आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली है, क्योंकि वहां पर करना क्या है, चीजों को समझना है। जब यहां पर हमने केवल आज के लेक्चर में केवल उपसहसंयोजी यौगिकों का वर्णन किया हुआ है। अब दोस्तों पिछले लेक्चर से उठाएंगे तो वहां पर हमने एक लेक्चर में वैद्युत संयोजी यौगिक बताया, दूसरे लेक्चर में सहसंयोजी यौगिक बताया। अब इस तरीके से अगला लेक्चर लेके आए हैं। आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है उपसहसंयोजी यौगिक। सो दोस्तों इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप हमने पार्ट्स में तोड़ा हुआ है ताकि आपको लेक्चर्स आसानी से समझ में आते रहें। बढ़ते हैं आगे की तरफ और देखते हैं हमारा अगला पॉइंट क्या है। सो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट लिखा हुआ इन यौगिकों में समावयवता की संभावना होती है। ध्यान रखिएगा, ऐसे कौन से यौगिक हैं जो समावयवता प्रदर्शित करते हैं, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कौन से यौगिक हैं, उपसहसंयोजी यौगिक। अब दोस्तों क्वेश्चन मार्क आ गया होगा, सर ये समावयवता क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आइसोमेरिज्म। और दोस्तों ये कहाँ पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। जब हम धीरे धीरे लेक्चर्स को आगे पढ़ेंगे तो वहां पर ये भी पढ़ेंगे कि समावयवता क्या होती है। सो दोस्तों यहाँ से एक पॉइंट ये टिक करने वाला हो गया, ये टिक करने वाला हो गया, ये वाला पॉइंट टिक करने वाला हो गया। तो ये सारे पॉइंट्स क्या रहते हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। सो इन सारे पॉइंट्स का आप नोट्स बनाते रहिएगा कि हमको आगे कौन से पॉइंट्स पढ़ने हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ, इन यौगिकों की प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक होती है। इन यौगिकों की भी प्रकृति कैसी होती है, दिशात्मक, और सहसंयोजी यौगिकों की भी प्रकृति कैसी थी, दिशात्मक थी। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं उपसहसंयोजी यौगिक आपको आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब दोस्तों वहां पर एक चीज रह गई थी, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने बोला था NH3, सिंपल सी बात है, जैसे हमने क्या बोला था, NH3 बोला था, ठीक है, और यहां पर एक उपसहसंयोजी बंध बनाया था, BF3 बोला था।
इस तरीके से 3 बॉन्ड बना के BF3 बना दिया था। ठीक है, अब दोस्तों ये जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपसा संयोजी बंध बनाता है उसे हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। नाम ध्यान रखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन युग्म उपसा संयोजी बंध बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। अब एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म क्यों बोला, क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन युग्म ऐसा होता है जो किसी से साझा नहीं करता है। जब साझा किसी से नहीं करेगा तभी वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होगा। अब ये क्या करेगा, ये किसी दूसरे तत्व से साझा करेगा। सो दोस्तों उम्मीद करते हैं उपसा संयोजी यौगिक आपको आसानी से समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।